के जवाब मत देना, क्योंकि अगर फोन पे जवाब दोगे आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा और कल जब बैंक कोर्ट जाएगा तो आपके खिलाफ केस बन जाएगा कि आपने कोई जवाब नहीं दिया था। बैंक क्या कर रहा है ये समझो, बैंक आपको नोटिस दे रहा है बार बार, कारण क्या है, वो फाइल मोटी कर रहा है ताकि जब कोर्ट में जाएगा कल तो आपके इतने सारे नोटिस होंगे, जज कहेगा इतने सारे नोटिस भेजे, तुम्हारा जवाब कहाँ है, तुम्हारा एक भी जवाब नहीं है। तो पहले तो नोटिस बैंक से आया तो जवाब बैंक का नोटिस का रिटर्न में दे दो। दूसरा नोटिस होता है जो वकील से आता है। अब कैसे पता चलेगा नोटिस वकील का है, उसमें लिखा होगा एडवोकेट, अधिवक्ता, वकील इंग्लिश में लिखा होगा, या एडवोकेट का सिंबल होगा, वो वकील का नोटिस है। वकील के नोटिस का जवाब वकील के थ्रू दिया जाना चाहिए। 500 रुपए लेता है कोई भी वकील, जाओगे वो उसका जवाब लिख करके दे देगा, जो जो लिखा होगा आपके ऊपर आरोप लगाओगे उनका जवाब दे देगा। अगर आप जवाब देते रहेंगे तो क्या होगा, फिर नोटिस आएगा, आपने फिर जवाब देना है, फिर नोटिस आया फिर जवाब देना है। आपकी प्रॉपर्टी, घर, चीजें, गाड़ी, उन पर कब्जा नहीं होगा, आपको डिफॉल्टर नहीं माना जाएगा, आप भगोड़े नहीं हो क्योंकि आप भाग नहीं रहे हो। तीसरा नोटिस आता है अदालत का, उसमें लिखा होता है सत्र अदालत, जिला न्यायालय, लोक अदालत, न्यायालय लिखा हो, अदालत लिखा हो, कोर्ट लिखा हो, वो कोर्ट का नोटिस है। कोर्ट के नोटिस पर खुद जाना चाहिए। अगर आप नहीं जाते हैं तो वकील को भी भेज सकते हैं, वैसे बेहतर ये रहेगा वकील से ज्यादा अच्छी तरह आप अपनी बात रख सकते हैं। और भारत का संविधान हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की इजाजत देता है। आपके साथ जो बीत रहा है वो आपसे बेहतर कौन बता पाएगा यार, मेरे साथ जो बीता है मैं बता पाऊंगा। जज साहब के सामने जाओ और अपनी स्थिति बता दो, सच बोलना। अगर आपने झूठ बोला तो आप पकड़े जाओगे, क्योंकि कोर्ट में ऐसे दावपेच लगा करके असलियत निकल आती है। मैं नाम लूंगा, यही एक साथी है जो कह रहे हैं मैंने गेम खेली या कुछ भी करके पैसा जुए में इसमें उसमें चला गया। अभी क्या होगा, आपने बोल दिया जी मैंने तो बिजनेस में लगाया, नुकसान हो गया। जब एप्लीकेशन निकलेगी, जब आपके ऐप में दिखेगा, पता चलेगा आपने तो गेम खेली थी, तो माना जाएगा कि आप झूठ बोल रहे थे। झूठ नहीं बोलना, जो सच है वो बताओ। सरकार माफ कर दे ठीक, सरकार समय दे दे तो भी ठीक, लेकिन अगर नोटिस का जवाब नहीं दोगे तो क्या होगा। पहले आएगा बैंक का नोटिस, आपने जवाब नहीं दिया, फिर आएगा वकील का नोटिस, आपने उसका भी जवाब नहीं दिया, फिर आएगा कोर्ट का नोटिस, आपने उसका भी जवाब नहीं दिया, उसके बाद आएगा वारंट। पहली बार वारंट आएगा बेलेबल, बेलेबल मतलब जाके बेल हो जाएगी, उसका भी जवाब नहीं दिया तो आएगा नॉन बेलेबल, अब आपकी बेल भी नहीं होगी, पुलिस उठाकर ले जाएगी आपको। और अगर उसका भी जवाब नहीं दिया और आप नहीं मिलते हो तो आपको पीओ यानी भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और आपके जितने भी आपके पास आईडी कार्ड्स हैं उनके आधार पर आपकी सर्च होगी। प्रॉपर्टी भी जा सकती है, घर वालों को परेशान किया जा सकता है। ऐसी नौबत मत आने दो। आपने लोन लिया, कोई गुनाह थोड़ी कर दिया यार, लोन लेना कोई क्राइम नहीं है, और लोन ना चुकाना भी कोई क्राइम नहीं है। जो लोग आपको डराते हैं, बैंक वाले, एनबीएफसी वाले, एप्लीकेशन वाले, कि आपने गुनाह कर दिया, क्राइम कर दिया, लोन अगर नहीं चुका पाते हैं तो ये कोई अपराध नहीं है, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता, तो इसलिए डरना नहीं है। लोन नहीं चुका पाएगा, कारण पता करो। कारण क्या क्या हो सकता है, हो सकता है आपके पास कमाई का साधन ना रहा हो सकता है नौकरी छूट गई, हो सकता है व्यापार बंद हो गया। जैसे किसी ने कहा मेरी नौकरी छूट गई, मैंने कहा प्रूफ है। अगर आपकी नौकरी छूटी और आपके पास सबूत है तो बिल्कुल भी मत घबराना, जब भी सरकार बुलाएगी वो सबूत दिखा देना। उस डेट के बाद अगर आपकी नौकरी छूटने के बाद बैंक ने आपके ऊपर पेनल्टी लगाई होगी, सरचार्ज लगाया होगा, इंटरेस्ट लगाया होगा, वो सब सरकार को हटवाना पड़ेगा, हटा देगी सरकार। वैसे तो बैंक को ही कर देना चाहिए। आरबीआई कहता है जब आपको लोन मिला तो आपको लोन ऐसे मिल गया क्या, आपका सिविल चेक किया गया, आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगी गई होगी, आपका गारंटर लिया गया होगा, आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स देखे होंगे, आईटीआर इनकम टैक्स की रिटर्न देखी गई होगी, तब लोन मिला है ना। यानी बैंक को आपकी स्थिति देख करके लोन दिया। आज आपकी स्थिति खराब हुई, बैंक को सपना नहीं आएगा। अब क्या होगा, जब आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, इससे पहले कि आपकी ईएमआई बाउंस हो, बैंक को जाकर अपनी स्थिति के बारे में बताओ। अभी एक साथी आए हमारे, उन्होंने बहुत बढ़िया बात करी। भाई साहब ने कहा मेरी सारी ईएमआई जा रही है, लेकिन मैं लेटर भेज रहा हूं सबको कि मेरी आर्थिक स्थिति खराब है, आगे नहीं पे कर पाऊंगा। अभी क्या होगा, दो मैसेज दे दिया आपने। पहला, आप डिफॉल्टर नहीं हो, आप पैसे पे करना चाहते हो। दूसरा, आप मदद मांग रहे हो। क्या मदद मांग रहे हो भाई, या तो मुझे समय दे दिया जाए या मेरी ईएमआई को कम कर दिया जाए। बैंक क्या क्या कर सकता है, बैंक एक तो आपको रिलैक्सेशन पीरियड दे सकता है, जिसको बोलते हैं लीन पीरियड। 6 महीने से लेकर 2 साल तक का समय मिल सकता है, जिसमें आपको ईएमआई पे नहीं करनी। क्या पे करना है, सिर्फ इंटरेस्ट पे कर दो। कितना इंटरेस्ट, मान लो आपकी ईएमआई 50,000 रुपए की, तो इंटरेस्ट पता है कितना बनेगा, 5,000 रुपया। अब अगर आप 50,000 रुपए महीना नहीं भर सकते, 5,000 तो भर सकते हो ना। बैंक से रिक्वेस्ट कर लो कि मेरे को लीन पीरियड दे दो। बैंक कहता नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, तो बैंक को अगली रिक्वेस्ट कर लो, मेरे लोन को रीस्ट्रक्चर कर दो।
2 बार आपको अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करने का अधिकार है, आरबीआई ऐसा कहता है। रिस्ट्रक्चर में 2 काम होते हैं, ईएमआई को कम करके, अमाउंट कम करके ड्यूरेशन बढ़ा लो, या ड्यूरेशन कम करके अमाउंट बढ़ा लो। मान लो आपके पास पैसे आ गए कहीं से, तो आप कहो जी 50,000 की नहीं, मेरी तो 2 लाख की ईएमआई कर दे, और मेरा जो 10 साल है उसको 2 साल कर दे, 3 साल कर दे, वो करा सकते हो। या आपका बिजनेस कम हो गया, नौकरी छूट गई, आपकी ईएमआई जा रही थी 50,000 की, अब आपको लग रहा है मैं तो 20,000 से ऊपर नहीं दे पाऊंगा, बैंक से बोलो भैया मुझे 20,000 की ईएमआई कर दे, 10 साल की वजह 15 साल का केस कर दे, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। अब यार सुन लेना भाई पूरी बात। अभी समस्या क्या आती है, हम बैंक में जाके बात ही नहीं करते। अब कई लोग कहते हैं, जैसे भाई ने भी कहा कि ईएमआई बढ़ जाएगी तो ब्याज बढ़ेगा, और भाई प्रॉपर्टी तो बच जाएगी, हमें 50,000 नहीं दे सकते, 20 तो दे सकते हैं ना। अगर आप ये चाहते हो कि आप इस फंदे से निकलो जो बैंकों ने जाल बनाया है, तो उससे निकलने का एक ही तरीका है, बैंक बिना पैसे लिए छोड़ेगा नहीं। या तो सरकार पैसे दे दे, जैसा लोन माफ होता है, किसानों का माफ हुआ है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ हुआ है, वैसे सरकार आम जनता के पैसे दे दे तो फायदा हो सकता है। जब तक सरकार नहीं दे रही, तुम देते रहो। जिन लोगों का लोन माफ होगा, मैं पहले ही बता रहा हूं, सबसे पहले उन लोगों का लोन माफ होगा जिन लोगों ने जानबूझकर डिफॉल्ट नहीं करा। और एक भाई ने, किसी ने कहा मैं सेटलमेंट करने को तैयार हूं, अगर बैंक के पास प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा है आपके आउटस्टैंडिंग से, बैंक सेटलमेंट नहीं करेगा। कारण क्या है, अपने ऊपर लो ना यार। तुमने किसी को दिए 10 लाख रुपए और उसकी 50 लाख की चीज तुम्हारे पास गिरवी है, तुम क्या चाहोगे कि वो 10 लाख दे दे या डिफॉल्ट कर जाए? डिफॉल्ट कर जाए, ताकि 50 लाख की चीज हड़प लूं। बैंक क्या करता है, बैंक आपको डिफॉल्ट करने के लिए ऐसी स्थिति बना देता है, टॉपअप देता रहेगा, ईएमआई का अमाउंट बढ़ाता रहेगा। कब तक? जिस दिन तक तुम डिफॉल्ट ना कर जाओ। और जब डिफॉल्ट कर जाओगे तो तुम्हारी प्रॉपर्टी चली जाएगी। इसलिए प्रॉपर्टी ना जाए, तुम्हारे ऊपर केस ना बने, तब तक अपनी लड़ाई खुद लड़ो। मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा हूं 3 स्तर पर। पहला, तुम्हारी जानकारी सरकार को दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? मैंने ये जानकारी पता करी कि बड़े बड़े अमीरों का लोन माफ क्यों होता है। कारण क्या है? उनकी जानकारी सरकार के पास रहती है। वो जितना लोन लेते हैं, कितने उन्होंने मार्केट से शेयर उठाए हैं, कितना पब्लिक से पैसा लगाया, कितना बैंक से लिया, सारी जानकारी सरकार को देते हैं। तो सरकार के पास जब जानकारी होती है, सरकार को पता रहता है इनकी मदद करनी है, आज दिक्कत आ रही है। आम इंसान ने जब लोन लिया, वो तो जानकारी सरकार के पास है, लेकिन जब वो डिफॉल्ट कर रहा है, पे नहीं कर पा रहा, व्यापार नहीं चल रहा, वो जानकारी है ही नहीं सरकार के पास। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लोग इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं, एक कर्जा लिया, उसको चुकाने के लिए दूसरा कर्जा ले लिया। इसे बोलते हैं कर्जे की दलदल। मानो आप एक गड्ढे में फंसे और उसी गड्ढे में से मिट्टी निकाल करके आप गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, तो गड्ढा और गहरा होता जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा तुम इस गड्ढे में निकल नहीं पाओगे, धंस जाओगे अंदर तक। तो ऐसी नौबत मत आने दो, ऐसी परिस्थिति मत बनने दो। और ऐसी परिस्थिति ना बने उसके लिए क्या करना है? पहली बात तो लोन चुकाने के लिए लोन नहीं लेना। चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार गड्ढे में गिर गए ना, अब दोबारा गड्ढे में मत गिरना। लोन चुकाने के लिए लोन मत लेना। और कई लोगों ने तो प्राइवेट फाइनेंसरों से ले रखा है। और राजस्थान का मुझे नहीं मालूम, मैं मध्य प्रदेश गया, वहां पता चला 10-10, 12-12, 15% मासिक ब्याज पर पैसा है। अब सोचिए 10-15% कैसे देगा कोई व्यापारी? नहीं दे सकता यार। और वो क्या बताया जा रहा है मध्य प्रदेश में? वो कहते हैं, साहूकार कहता है अगर तुम ब्याज नहीं पे कर पा रहे, किस्त नहीं दे पा रहे, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी बीवी को भेजो मेरे पास। बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है साहब। और सरकार क्या कर रही है? मैंने बताया ना, सरकार कह रही है ये समस्या ही नहीं है, इतनी गंभीर समस्या है। अरे भाई आके देखो ना। मैं कहता हूं अलवर में कोई सरकार का अधिकारी आए और किसी भी मार्केट में घूम ले, पता चल जाएगा समस्या है कि नहीं है। वो कह रहे हैं आप क्रिएट कर रहे हो। मैं कहां क्रिएट कर रहा हूं? मैंने थोड़ी क्रिएट की कि आप आकर के समस्या में पड़ जाओ। मैंने तो आपको सिर्फ ये बताया कि अगर कर्जा है तो उसके लिए आप दोषी नहीं हो, गलत कदम मत उठाना। मैं आपको फिर कह रहा हूं, कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। कर्जा चाहे 1 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, 10 करोड़ का हो, 50 करोड़ का हो, आज नहीं तो कल उतर जाएगा। सरकार माफ कर देगी, नहीं तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन अगर आप ही चले गए तो क्या, वापस कैसे लाऊंगा बंदे को मैं? और सरकार के ये आंकड़े, पिछले 5 वर्ष में 50,000 से ज्यादा लोगों ने कर्जे कारण आत्महत्या की है। ऐसा कोई गलत कदम मत उठाओ, ये तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदायक होगा। और आने वाले समय में हो सकता है परिस्थितियां और बेहतर हो जाएं, चीजें ठीक हो जाएं। जैसे अभी किसी साथी ने कहा जब 1 लाख फॉर्म थे तो सरकार पर दबाव नहीं पड़ रहा था। हाँ सच बात है, सरकार रिप्लाई नहीं कर रही थी। अच्छा, जब संख्या 1.5 लाख हुई तो सरकार की तरफ से लेटर आने शुरू हो गए। जब संख्या 2 लाख हुई तो आरबीआई से भी आना शुरू हो गया। अभी 3,65,000 ज्यादा लोग आवेदन कर चुके हैं। सोचिए जिस दिन 1 करोड़ हो जाएंगे उस दिन क्या होगा।
सरकार यहाँ आएगी, जहां मैं खड़ा हूं ना, यहाँ सरकार के अधिकारी खड़े होंगे और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, भाई साहब ये बताओ क्या करना है। मैं जानता हूं, मैं नेताओं की नब्ज जानता हूं, एक ही नब्ज समझते हैं, एक ही भाषा समझते हैं, वोट की भाषा। जब इन्हें लगेगा कि हमारे खिलाफ लोग जा सकते हैं, और हमारी किसी नेता किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है, जो जनता का कर्जा माफ करेगा हम उसका साथ देंगे, और जो जनता का कर्जा माफ नहीं करेगा हम उसका साथ नहीं देंगे। कम से कम डरा कर रखो इन नेताओं को, चाहे किसी भी पार्टी का हो। हमें पार्टी से क्या मतलब भाई, हमें व्यापार करना है, हमने अपना काम धंधा करना है, और मेरे ऊपर कर्जा नहीं है। हरप्रीत जी हमारी टीम में, इन पर कर्जा नहीं है, राहुल जी पर कर्जा नहीं है, हमारी टीम के साथी राजीव जी, इन पर कर्जा नहीं है। हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये मुहिम इसलिए शुरू की गई क्योंकि बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे थे कर्जे कारण। जैसे मैंने बताया, सरकार के ये आंकड़े 5 साल में 50,000 लोगों ने कर्जे कारण आत्महत्या की, और पिछले 1 वर्ष में ही 20,000 ज्यादा लोग आत्महत्या कर चुके हैं। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई गलत कदम नहीं उठाना है, आपने कोई गुनाह नहीं कर दिया, फिर भी नोटिस का जवाब जरूर देना, नोटिस को सीरियसली लेना है। खासकर से वो लोग ध्यान रखें जिनका प्रॉपर्टी मॉर्गेज है। आप हल्के में मत लो उसको। आपका खेत, आपकी जमीन, आपका दफ्तर, आपका घर, आपकी प्रॉपर्टी बेच देगा बैंक। सरफेसी एक्ट में इतनी पावर बैंक के पास है और आप रोक नहीं पाएंगे उनको। इससे बेहतर क्या है, बैंक ने अगर आपके साथ गलत करा, जैसा भाई साहब ने करा, इन्होंने केस करा बैंक के ऊपर, आपको अधिकार है, आप सिविल केस में जाइए, और जब तक सिविल केस चल रहा है तो बैंक प्रॉपर्टी पे कब्जा भी नहीं कर सकता, बेच भी नहीं सकता। अगर आपको लग रहा है कि बैंक ने आपके साथ अत्याचार किया है, अन्याय किया है, तो उसकी बात रखिए ना। जैसे कई लोगों ने कहा लॉकडाउन में 3 महीने का मोरेटोरियम लिया साहब, और पता है किस्तें कितनी बढ़ा दी, 20 किस्तें बढ़ा दी। भाई ये क्या तरीका हुआ यार, किसी इंसान ने 3 महीने ईएमआई नहीं दी तो 3 महीने की तो बढ़ाओगे, आप उसको 20 महीने कैसे बढ़ा दोगे? अच्छा कैसे बढ़ाई उन्होंने, उनकी चालाकी समझो। उन्होंने वो 3 ईएमआई आपकी सबसे लास्ट में ऐड कर दी। मानो आपकी रह गई थी 30 ईएमआई पेंडिंग, आपकी 3 हो गई मोरेटोरियम, वो 3 उठा करके उन्होंने लास्ट में कर दी, और 30 महीने तक का ब्याज उस पे 3 पे जोड़ दिया। इस तरह से वो ईएमआई 3 की जगह लग रहा है कि 20 बढ़ गई, 15 बढ़ गई, 25 बढ़ गई। समस्या क्या है, हम भी अवेयर नहीं है। बहुत सारे लोग लोन तो ले लेते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि उसको चुकाना कैसे है, चुकाना पड़ेगा, दिक्कत आ जाएगी तो क्या करेंगे। हम ये सोचते रहते हैं कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाएगी, ये नहीं सोच पाते अगर व्यवस्था नहीं होगी तो क्या होगा। और प्रॉपर्टी केस में एक जो गलती कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग गलती कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ की, लोन ले रहे हैं 20 लाख का। भैया इतना कम अमाउंट लोन मत लो। अगर लोन लेना ही है तो 80% 85% लोन लेकर रखो, ताकि तुम्हें दुख ना हो कि तुम्हारी प्रॉपर्टी चली गई। और अगर तुम्हें 10-20 लाख की कमी पड़ रही है तो जहां इतने व्यवस्था कर ली, 10-20 लाख और कहीं से व्यवस्था कर लो, बैंक के चक्कर में मत पड़ो। क्योंकि बैंक 10-20 लाख में वो प्रॉपर्टी बेच देगा, मैं बता रहा हूं आपको। और बेचेगा कितने की, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को 20-25 लाख में बेच देगा। आपका आउटस्टैंडिंग होगा 50 लाख रुपए, 20 लाख फिर निकाल देगा, लाओ 20 लाख और दो। और बेचेगा किसको, वो भी सच्चाई बता रहा हूं। कई लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, कई लोगों को शायद वायरल होगी चीजें, बट मैं सच्चाई बताने का काम है। बैंक के लोग मिले हुए हैं एजेंटों के साथ, और आम इंसान की प्रॉपर्टी कैसे हड़प कर अमीरों तक पहुंचाई जाए, ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। ये सब लोग इन्वॉल्व हैं, मैनेजर भी इन्वॉल्व है, बैंक के लोग भी इन्वॉल्व है, प्रॉपर्टी डीलर इन्वॉल्व है। आपके यहाँ नोटिस बाद में आता है, प्रॉपर्टी डीलर को पहले मैसेज मिल जाता है। और मेरी बात पे विश्वास ना हो ना, किसी भी बैंक का आरटीआई लगा के एक रिकॉर्ड निकालो, उस बैंक ने पिछले 1 साल में कितनी प्रॉपर्टियां जो मॉर्गेज थी उनको ऑक्शन करा। दूसरा रिकॉर्ड निकालो, किस किस को ऑक्शन हुआ। तीसरा ऑक्शन निकालो, ऑक्शन कितने में हुआ। तीसरा रिकॉर्ड निकालो, ऑक्शन कितने में हुआ। चौथा रिकॉर्ड निकालो, वो प्रॉपर्टी ऑक्शन होने के बाद रीसेल कब हुई। आप हैरान हो जाओगे, 90% ऑक्शन में लोग भाग लेने वाले वही लोग मिलेंगे, एक ही परिवार के कुछ लोग मिलेंगे। प्रॉपर्टी लेने के कुछ दिन बाद बिक जाती है। बैंक से ली उसने 25 लाख की, थोड़े दिन बाद 50 लाख की बिक गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये लोग इन्वॉल्व हैं, और ये सब लोग इन्वॉल्व हैं। और ये सच्चाई है कि आज स्थिति बहुत खराब है, व्यापार की हालत खराब है। ऐसा नहीं है कर्जा आज हुआ है, कर्जा लोग पहले भी लेते थे, पहले भी लेते रहेंगे, आज भी ले रहे हैं, आगे भी लेंगे। ऐसा नहीं आगे कर्जा लेना छोड़ देंगे। समस्या क्या थी, पहले लोग कर्जा लेते थे और कर्जा चुकाने के लिए उनके पास कोई कमाई का साधन होता था, चुका देते थे और ले लेते थे। अभी हुआ क्या, नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन, इन 3 कारण से लोग इतने तबाह हो गए, कमर टूट गई लोगों की। लोगों ने कहा सर पहला झटका लगा हमें नोटबंदी का, समझ नहीं पाए हुआ क्या, कैसे करें, लेकिन फिर भी हम संभल गए जैसे तैसे करके। उससे संभले ही थे, अगला झटका जीएसटी के रूप में लगा दिया, बड़ी कंपनियों को फायदा हो गया, छोटे व्यापारी तबाह हो गए। कह रहे उससे भी हम उबर गए, लेकिन ये जो लॉकडाउन लगा,
और जितने लोग भी यहाँ खड़े हैं, ईमानदारी से बताना असली समस्या कब आई है? लॉकडाउन के बाद ही आई है सबको। और सरकार के मंत्री क्या कह रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, सरकार के मंत्री का कहना है लॉकडाउन से भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बताइए कहां रहते हैं ये लोग? अरे नीचे उतर के बैठो तो सही, जमीन पर बात तो करो, आप जनता से मिलो तो सही, जनता बता देगी। किसी भी व्यापारी से पूछ लो कि भैया सबसे बड़ी दिक्कत कब आई, वो बताएगा लॉकडाउन के बाद आई। नहीं, वो कहां जाते हैं? आज की पोजीशन व्यापार की इतनी गंदी हो रही है कि 1 रुपए ये आप बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूं, लेकिन सरकार नहीं बोल रही। सरकार के आंकड़े क्या है? जीएसटी का कलेक्शन बढ़ गया हमारा। तो सर मैंने सर के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा सर। नहीं, सरकार के खिलाफ नहीं, हम नीतियों के खिलाफ होंगे, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। 1 लाख करोड़ रुपए का ज्यादा प्रॉफिट चल रहा है। हाँ, क्योंकि बैंक कमा रहे हैं, व्यापारी घाटे में जा रहा है। एक ही सवाल है सर, बड़े व्यापारी अडानी अंबानी इनके लोन माफ हो जाते हैं और एक आम जनता जो भारत के नागरिक है, इनका लोन के लिए हमारा कानून या प्रावधान क्या कहता है कि हम लोग अवेयरनेस? देखिए ऐसा है, बड़े उद्योगपतियों को राहत सरकार जो दे देती है उसके 2 कारण हैं, बड़े कारण। पहला कारण तो मैंने बता दिया, सरकार के पास उनकी जानकारी होती है, आम इंसान की जानकारी होती नहीं। जानकारी मैं इकट्ठा करके दे ही रहा हूं, अब सरकार ये तो कह नहीं सकती जानकारी नहीं है। दूसरा बड़ा कारण क्या है? बड़े उद्योगपति मांग करते हैं, मांगते हैं। आम व्यापारी मांगता ही नहीं कि मुझे कर्जा माफी चाहिए। वैसा बुरा मत मानना, एक माँ भी अपने बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक वो रोता नहीं है। छोटा बच्चा जो बोलता नहीं है, माँ को कैसे पता चलेगा उसे भूख लगी है? रोएगा तो सरकार, माई बाप, सरकार को कैसे पता चलेगा तुम्हें दिक्कत है? थोड़ा रोना तो पड़ेगा, अपनी बात तो रखनी पड़ेगी। यहां क्या है, कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए, रो भी नहीं पा रहा, किसे कह भी नहीं पा रहा। एक व्यापारी आपके अलवर के आए नहीं, यहाँ कहते सब 12.5 करोड़ का लोन है। अलवर का हर छोटा मोटा व्यापारी मुझे जानता है, मैं बड़ा ट्रेडर हूं। मैं अगर वहां आया तो लोगों को पता चल जाएगा मेरी मार्केट में वैल्यू नहीं है या मेरे ऊपर कर्जा है। मैंने कहा एक बात बताओ, जिस दिन प्रॉपर्टी मोर्गेज है उनकी, मैंने जिस दिन तुम्हारे बंगला है ये मोर्गेज होगा और ये बिकेगा, तब पता नहीं चलेगा लोगों को। कह रहे नहीं मेरे घर में आके अकेले मिल लो। मैंने घर में, मैं होटल में नहीं मिल सकता, मेरे पास पैसे नहीं है क्या? मैं पब्लिक में क्यों मिलना चाह रहा हूँ? ताकि कोई ये ना कहे कि यार अकेले में पता नहीं क्या बात करके क्या आदमी। मैं पब्लिकली बात करके जाता हूँ भाई। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, या तो सरकार जनता का कर्जा माफ करेगी, वरना सरकार ऐसी लेकर के आएंगे जो जनता कर्जा माफ करे। और इसकी मांग करनी पड़ेगी हम सबको भाई। और वो तुम्हें धर्म के नाम पे लड़ाएंगे, जाति के नाम पे लड़ाएंगे, विचारधारा के नाम पे लड़ाएंगे। हमारा एक ही धर्म है, कर्जा। हमारी एक ही जाति है, कर्जे वाले। भैया कर्जा माफ करेगा तो हम तेरा साथ देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। और अगर अब नहीं हुआ ना तो स्थिति इतनी भयानक हो रही है, मैं बता रहा हूं, लोग सच में मरने की कगार पर खड़े हैं साहब। और आप लोगों की दुआ है, आप लोगों का प्रेम है। हम पिछले 1 साल में 20,000 से ज्यादा लोगों को आत्महत्या करने से बचा चुके हैं, रोक चुके हैं। ये बड़ी बात है। जहां भी जाता हूं 2-4 लोग मिल जाते हैं, कहते सारा जिंदा हूं ना, वो आपकी वीडियो सुन ली थी तो जिंदा हूं, नहीं तो मैं नहीं रहता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत उम्मीद लगाए, हमें उन तक पहुंचना पड़ेगा। देखो मैं यहाँ आ गया अलवर, मैं तुम्हारे मोहल्ले में तो नहीं जा सकता, गली में तो नहीं जा सकता, तुम जा सकते हो। वहां जाके सिर्फ इतना कर लो, मेरे लिए हाथ जोड़ के विनती है, इतना कर लो कि लोगों को बोलो भाई कोई आत्महत्या ना करे। बस किसी तरह की दिक्कत आ रही है, खाने की दिक्कत है, रहने की दिक्कत है, कोई और समस्या है, बताए तो सही। मेरे पास लोग हैं, मैं व्यवस्था कर दूंगा, दिल्ली बुला लूंगा। आपके अलवर में भी कई लोग हैं जो मदद करने को तैयार रहते हैं। कम से कम लोन के बारे में समझाते हैं और आत्महत्या करने से बचाते हैं। आप प्रयास कर रहा हूँ बेटा, प्रयास कर रहा हूँ। और यही मेरा प्रयास है कि अगर किसी एक की भी जान बचा पाए, देखो इससे बड़ा धर्म का काम नहीं हो सकता यार। आप भगवत गीता पढ़ो, कुरान पढ़ो, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ो, बाइबल पढ़ो, मैंने सारे धर्म ग्रंथ पढ़े हैं। इससे बड़ा पुण्य का काम, इससे बड़ा धर्म का काम नहीं हो सकता कि आप किसी की जान बचा लो यार। बस जान बचाना हमारा उद्देश्य है, लोगों की जान बच जाए किसी तरह। और आप सब भी संगठित रहो। आज जितने लोग आए ना, आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहो। अभी क्या अकेले अकेले लड़ रहे हो? वो कहानी सुने ना बचपन में, एक एक लकड़ी होती कोई भी तोड़ देगा, लकड़ी का गट्ठर बनेगा तो कोई नहीं तोड़ पाएगा। अभी मानो कोई साहूकार, कोई बैंक वाला, कोई रिकवरी एजेंट भाई को परेशान कर रहा है, सबके सब यहाँ 50-60 लोग सब पहुंच जाओ उसके यहाँ, ओ भाई कैसे परेशान कर रहा मेरा भाई ये, वैसा उसकी दोबारा हिम्मत नहीं होगी कि वो भाई को परेशान करे। अच्छा इनके साथ दिक्कत है, फिर इनके यहाँ पहुंच जाओ सब। एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी भाई। अपनी अपनी लड़ाई लड़ोगे ना, मैं बता रहा हूँ हार जाओगे। मैं अपने लिए लड़ता ना, मैं हार जाता। मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, जनता की लड़ रहा हूँ, तभी मैं सफल हो पा रहा हूँ, क्योंकि लोग साथ दे रहे हैं।
और सरकार भी इसीलिए डर रही है मुझसे कि यह आदमी तो जनता की आवाज है। मुझसे आरबीआई के पता है अधिकारियों ने लेटर भेज के क्या बोला, आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या तो बता दो। और भाई मेरी व्यक्तिगत समस्या मतलब ऐसे करते होंगे ये लोग लोगों के साथ कि अपनी अपनी समस्या सॉल्व कर लो, दूसरों की समस्या के लिए बात ही नहीं करो। ऐसा नहीं चलने वाला भाई। अपनी लड़ाई तो यार जानवर भी लड़ते हैं, इंसान तो वो है जो दूसरों की लड़ाई लड़े। मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा और मैं आपसे वादा कर रहा हूं एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा माफ कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी। और बताओ, बस थोड़ा समय दो, थोड़ा साथ दो, सपोर्ट चाहिए। जैसे हमने जंतर मंतर पे कार्यक्रम किया, हजारों लोग पहुंच गए वहां, तो सरकार को लगा भाई इतने सारे लोग हैं, यहाँ क्यों आया मिलने। अभी लोगों को लग रहा था मैं अकेला हूं, शायद परेशान हूं। जब यहाँ इतने लोगों को देखा, यार मैं अकेला नहीं हूं भाई, बहुत लोग हैं मेरे जैसे जो परेशान है। तब लोगों में कॉन्फिडेंस आता है, हिम्मत आती है कि यार मैं अकेला नहीं हूं, लड़ लेंगे, सब मिलकर लड़ेंगे। तो और हम साथ मिलकर लड़ेंगे, हम जरूर सफल होंगे। फिर भी किसी के साथ कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया, वो नंबर पे व्हाट्सएप मैं चेक करता हूं। उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो देर सवेर हो सकता है, क्योंकि हर दिन हजारों मैसेज आते हैं, सारे नहीं चेक कर सकता ना, लेकिन उस पर कोई रिप्लाई आएगा, आपको टीम से संपर्क हो जाएगा। अलवर में भी हम कई लोगों को लीडरशिप में तैयार करें, जैसे भाई ने भी अपना केंद्र खोला हुआ है, और भी लोग केंद्र खोलने को कह रहे हैं। अपना केंद्र खोल लो, आपस में वहां बैठ करके बातचीत कर लिया करो। किसी को कोई नोटिस आ जाए, कुछ आ जाए, सब चले जाओ बैंक। अब यहाँ आपके अलवर के सांसद हैं, कौन है सांसद यहाँ से? बालकनाथ जी के यहाँ जाएंगे एक डेलीगेशन लेकर, जाना तुम लोग, 100 लोग भेजेंगे, तुम में से कुछ नहीं कहना। सांसद आपको बोलना, सांसद साहब अलवर में पता है कितने लोग जुड़े हमारे साथ? 4,500 लोग जुड़े हुए हैं अलवर में। यहाँ नहीं पहुंच पा रहे, क्यों नहीं पहुंच पा रहे? कुछ को डर हो रहा है, कुछ को शर्म आ रही है, झिझक हो रही है। नहीं, मैसेज तो सबको पहुंच रहा है, कोई ये नहीं कह सकता हाँ फेसबुक पे मेरा डला हुआ है तो कोई ये कह ही नहीं सकता कि मैसेज नहीं पहुंच रहा। फोन भी पहुंच रहा है, मैसेज भी आया है, मैं लाइव भी आया हूँ, हाँ फोन भी आया है, ये कोई नहीं बोल सकता। समस्या क्या है? अपनी व्यस्तताएं भी है भाई। मानो कोई शाम तक फ्री होगा, मेरे को अभी आगे जयपुर जाना है, तो मैं तो नहीं रुक सकता ना। बस इतना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई आए ना आए। यहाँ एक व्यक्ति भी होता ना, मैं उससे भी बात करके जाता। मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि कल को कोई ये ना कहे कि सर आप पूरे देश में घूम रहे थे, अलवर तो आए नहीं। अब कम से कम तुम गवाह रहना, तुम गवाह रहना कि मैं अलवर आया था, है ना। बस मदद करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। और जो हमारा नारा, जो मैंने जंतर मंतर से आवाज दी, वही नारा है हमारा, क्या? जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। एक बार जोर से नारा लगाएं, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ। और कोई विकल्प नहीं, अपने लिए नहीं लड़ाई लड़नी, जनता की लड़ाई लड़ो। और तुम में से जो लोग सक्षम है, थोड़े बहुत जो एक दूसरे की मदद कर सकते हो, तो क्या करो, पैसे से मदद मत करो चाहे, लेकिन कम से कम उसके साथ बैठ जाओ। मैंने देखा आधी समस्या का समाधान हो जाता है जब उसकी प्रॉब्लम सुन लेते हैं। तो कभी गाड़ी लेके या बाइक से पहुंच गए, भाई तू परेशान है, कोई बात नहीं मैं आ गया भाई, तेरे यहाँ चाय पीएंगे, बैठेंगे, बता क्या दिक्कत। एक दूसरे से बातचीत करते रहो यार। मैं यही कर सकता था, तुम्हें जोड़ सकता था। अब तुम एक मजबूत लकड़ी बन जाओ, लट्ठर बन जाओ, फिर तुम्हारे सामने कोई लड़ नहीं पाएगा। बाकी जो लोग रह गए उनसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। जिन लोगों के नोटिस आए हुए हैं, मैंने नोटिस के बारे में बता दिया है, वकील से जवाब दिलवाना उसका। कोई अगर फिर भी दिक्कत आती है तो मैंने अपना नंबर भी दे रखा है, हमारी टीम के नंबर भी आपके पास है, उन नंबरों पर संपर्क करना। कोशिश करेंगे कि आप सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाए। और हम उसी दिन दिवाली, होली, ईद मनाएंगे जिस दिन हमारा कर्जा माफ हो जाएगा। असली दिवाली, ईद तभी बनेगी हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।